हेलो, नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी इसी तैयारी को एक नई धार देने के लिए एक बार मैं सुरेश वैष्णव एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ हमारे भारतीय संविधान की नया अध्याय जिसका नाम है संविधान संशोधन। मित्रों, ये टॉपिक जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और बार बार पढ़ने के बाद भी जो है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं इस टॉपिक के अंदर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि ये प्रश्न एनसीईआरटी और आरएस नोट्स के ऊपर उसके उसके ऊपर आधारित है। इसको पढ़ने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरा नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि बिना पैसा दिए एकदम शून्य फीस पर आपको एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे प्रमोट करें, क्योंकि मित्रों इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना होता है। बस इससे हमें जो है आपका संबलन प्राप्त होता है और हमें इससे हमारा उत्साहवर्धन हमें मिलता है। तो आइए चलते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया आज हमारा टॉपिक है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, हमारे देश के जो संविधान है हमारा, उसमें कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं से ली गई है। तो बताइए संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से उद्ग्रहित है। ए ब्रिटेन, दो अमेरिका, तीन दक्षिण अफ्रीका, चार रूस। तो ये बहुत सीधा सा प्रश्न है, ये आपने बार बार पढ़ा होगा। इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से जो है उद्ग्रहित की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान में किस भाग तथा अनुच्छेद में है। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान में किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है तथा किस अनुच्छेद में है। भाग 18 अनुच्छेद 358, भाग 22 अनुच्छेद 368, भाग 20 अनुच्छेद 368, भाग 20 अनुच्छेद 358। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आपने ये प्रश्न कई बार पढ़ा होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है विकल्प हमारा 3। ये संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 के अंदर उल्लेखित है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, संसद की संशोधन शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। क्या संविधान की शक्ति असीमित है, क्या ये शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन से परे है, क्या मूल ढांचे को छोड़कर संसद संविधान संशोधन कर सकती है, या राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका सही विकल्प है न तो ये असीमित है, न ये न्यायिक पुनर्विलोकन से परे हैं और न ये राष्ट्रपति की इच्छा के अधीन है। बल्कि इसका सही जवाब है कि संसद मूल ढांचे को छोड़ करके संविधान में संशोधन कर सकती है। और मूल ढांचे का जो सिद्धांत है इसके बारे में आपको पता होगा कि मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में केशवानंद भारतीवाद के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, मूल ढांचे का सिद्धांत 1973 में दिया गया था। इसमें कहा गया था कि संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचे में नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा, संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में सत्य कथन का चयन आपको करना है। सत्य कथन का चयन करना है। संविधान संशोधन में मैं आपको बता दूं 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। तो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों का समर्थन के द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो यहां पर हमारा सही जवाब है उपयुक्त सभी। 3 प्रकार से संविधान का संशोधन किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा और विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। अब साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन क्या होता है, इसके बारे में आइए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया के बारे में सत्य कथन का आपको चयन करना है। साधारण बहुमत के द्वारा जो संशोधन किया जाता है, मैंने कहा था आपसे कि इस प्रक्रिया के बारे में आगे देखते हैं। तो साधारण बहुमत में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कुल सांसद संख्या के आधे से अधिक का बहुमत, यानी कि संसद की कुल संख्या है उसके आधे से अधिक व्यक्तियों का अगर बहुमत प्राप्त हो जाए तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। नंबर 2 है, सदन में उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक का बहुमत। नंबर 3 है, सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 अगर वोट डाले। और चौथा है, सदन की कुल संख्या का 2/3, मतलब सदन की जो कुल संख्या है उसका जो 2/3 हो, लेकिन जितने उपस्थित है उनका बहुमत प्राप्त हो। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंदर साधारण बहुमत के अंदर आता है, सदन में उपस्थित, सदन के अंदर जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से अगर आधे से अधिक लोग उस प्रस्ताव के संबंध में वोट दे दें तो वहां पर संविधान संशोधन हो जाता है। अगला प्रश्न है, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया के बारे में सत्य कथन बताना है। अब विशेष बहुमत के अंतर्गत क्या होता है? साधारण में आप समझ गए कि सदन में जितने लोग उपस्थित हैं उनका अगर बहुमत प्राप्त हो जाए तो वो संविधान संशोधन मान लिया जाता है, प्रस्ताव पारित हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत के अंदर मैं आपको बता दूं कि सदन की कुल संख्या, यहां पर विकल्प 3 आप सीधे देखें, सदन की कुल संख्या यानी सदन की जितनी संख्या है, जैसे कि सदन की संख्या है 543, तो सदन की कुल संख्या का तो बहुमत हो, चाहे वो आए या ना आए, इसके आधे से एक ज्यादा का तो बहुमत हो तथा जितने उपस्थित हैं उनमें से 2/3 का समर्थन प्राप्त हो, तब जाकर के संविधान संशोधन होता है विशेष बहुमत के द्वारा। अब साधारण बहुमत में कौन से विषय आते हैं, विशेष बहुमत में कौन से विषय आते हैं, राज्यों के अनुसमर्थन में कौन से विषय आते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो यहां पर ध्यान रहे, विशेष बहुमत में क्या होगा? सदन की कुल संख्या का तो बहुमत हो तथा उपस्थित सदस्यों का 2/3 वोट डाल दे अगर पक्ष में, तो वहां पर संविधान संशोधन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साधारण बहुमत से संशोधन प्रक्रिया के विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये आ गया प्रश्न में बात कर रहा था कि साधारण बहुमत से अगर आपको संशोधन प्रक्रिया करनी है तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें आप साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। तो इसके बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश, क्या संघ में नए राज्यों का अगर प्रवेश करना हो तो उसका संशोधन साधारण बहुमत से करते हैं। नए राज्यों का निर्माण या क्षेत्र तथा नाम या सीमा परिवर्तन। नंबर 3, नागरिकता संबंधी मुद्दे। और नंबर 4 है, सभी कथन सत्य हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये साधारण बहुमत के अंतर्गत आते हैं कि साधारण बहुमत से अगर संशोधन करना हो तो अगर आपको संघ में नए राज्य का प्रवेश करना है तो आप साधारण बहुमत से करेंगे। अगर आपको किसी राज्य का नाम बदलना है, सीमा क्षेत्र बदलनी है या उसका क्षेत्र बदलना है या नए राज्य का गठन करना है तो वो भी इसके अंदर आएगा। नागरिकता संबंधी जितने भी मुद्दे हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, यानी कि यहां पर सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया के विशेष क्षेत्रों के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ये भी साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है कि साधारण बहुमत से इनमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो राज्यों में विधान परिषद का सर्जन और उत्साधन, ये भी इसके अंतर्गत आता है। अगर जैसे राजस्थान में विधान सभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद है, बिहार के अंदर विधान परिषद है, ऐसे 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। तो अगर विधान परिषद का सर्जन करना हो या कहीं पर विधान परिषद है और उसको समाप्त करना हो तो वो संशोधन किससे किया जाएगा? तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधान मंडल का सृजन। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधान मंडल बनाना है, जैसे कि दिल्ली के अंदर है, पुदुचेरी के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ऐसे ही अगर अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर विधानमंडल का सृजन करना है तो उसका संशोधन किससे करेंगे? तो साधारण बहुमत से करेंगे। तो ये भी एकदम सही कथन है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के वेतन। ये वेतन की जो बात की जाती है ये अनुसूची 2 में की जाती है। अनुसूची 2 जो है इसका संबंध किससे है? अनुसूची 2 का संबंध जो है वो वेतन भत्तों से है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों में अगर संशोधन करना है तो वो भी साधारण बहुमत से किया जाएगा, यानी कि यहां पर चारों विकल्प सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, साधारण बहुमत प्रक्रिया से बाहर है। अब इनमें से कौन सी अनुसूची जो है वो साधारण बहुमत से नहीं की जाता उसके अंदर संशोधन? दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची? आपको
प्रत्येक अनुसूची के बारे में पता होना चाहिए कि अनुसूची के अंदर क्या आता है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि दूसरी अनुसूची के अंदर जो है क्या आते हैं, तो वहां पर वेतन भत्ते आते हैं और ये तो साधारण बहुमत के द्वारा ही होते हैं। अगली बात आती है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी और छठी अनुसूची का संबंध जो है वो अनुसूचित जाति क्षेत्रों से है, जैसे कि उत्तर पूर्वी में असम वगैरह जो है, तो अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है भारत के, उनके अंदर जो संशोधन किया जाता है पांचवी और छठी अनुसूची के अंदर किया जाता है। तो ये भी एकदम सत्य है, ये भी साधारण बहुमत के अंदर आती है। आठवीं अनुसूची के अंदर जो है भारत की जो भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं 24 भाषाएं, वो आती है आठवीं अनुसूची के अंदर। तो इसके अंदर भी साधारण बहुमत से किया जाता है। लेकिन जो सातवीं अनुसूची है, जिसके अंदर सातवीं अनुसूची के अंदर जो है सूचियां कौन सी आती है, यहां पर जो है शक्ति का विभाजन आता है, जैसे कि संघ सूची, संघवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ये जो शक्तियों के बारे में जो सूची है वो है सातवीं अनुसूची। और इसके अंदर जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा होता है। तो यहां पर सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा सातवीं अनुसूची। लेकिन मैं आपको बता दूं साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन सी अनुसूची में संशोधन कर सकते हैं हम, तो वो है पहली अनुसूची। इसके अलावा मैंने आपको बताया दूसरी अनुसूची जिसका संबंध वेतन से है। इसके बाद पहली, दूसरी और उसके बाद आती है पांचवी और छठी और आठवीं अनुसूची जो है। इनके अंदर पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और आठवीं अनुसूची जो है इसमें संशोधन होता है और साधारण बहुमत प्रक्रिया से होता है। बाकी चौथी और सातवीं अनुसूची जो है उसके अंदर जो संशोधन होता है वो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? मूल अधिकारों के अंदर जो संशोधन किया जाता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो यहां पर जो है हमारा सही जवाब क्या होगा? मूल अधिकारों के अंदर हम अगर संशोधन करेंगे तो किस प्रक्रिया के तहत हम मूल अधिकारों के अंदर संशोधन करेंगे, इसका जवाब आपको देना चाहिए। बहुत ही सीधा प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो मूल अधिकारों में जो हम संशोधन करेंगे वो करेंगे हम विशेष बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? हम विशेष बहुमत के द्वारा जो है मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों इत्यादि के अंदर संशोधन करते हैं। और विशेष बहुमत के बारे में तो आप जानते ही हो कि सदन की जो कुल संख्या है उसका तो बहुमत और जितने उपस्थित है उनका 2/3 अगर हमें मत प्राप्त होता है तो हम वहां पर संशोधन कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुसमर्थन के बारे में असत्य कथन बताइए। इनमें से असत्य कथन हमें बताना है। विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368(2) में है। राज्यों द्वारा समर्थन में विधानमंडल के दोनों सदन भाग लेते हैं। कौन सा कथन असत्य है हमें यह बताना है। इस प्रक्रिया में केवल विधानसभा भाग लेती है। राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। जैसे विधानमंडल में विशेष बहुमत से पारित करके राज्यों के पास भेजा गया, तो फिर राज्य जो है वो जो प्रस्ताव को पारित करेंगे तो राज्य साधारण बहुमत से इसे पारित करते हैं। तो ये तो एकदम राइट है। उसके बाद ये जो बात है ये 368(2) में है, अनुच्छेद 368(2) में, ये भी बिल्कुल बात है। अब बात आकर उलझ जाती है कि क्या इसमें राज्यों के दोनों सदन भाग लेते हैं अगर हो तो, या फिर केवल विधानसभा भाग लेती है। तो यहां पर हमारा असत्य कथन होगा वो हो जाएगा विकल्प 2। इसके अंदर केवल विधानसभा भाग लेती है, इसके अंदर विधान परिषद जो है वो भाग नहीं लेती है मित्रों। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है, राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन के विषय कौन से हैं? आप बताइए कि राज्यों कौन से विषय हैं जिनके लिए राज्यों को अनुसमर्थन के लिए प्रस्ताव भेजा जाता है। तो नंबर 1 है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एवं निर्वाचक मंडल, ये बिल्कुल सही है। संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये भी बिल्कुल सही है। और न्यायपालिका से संबंधित संशोधन, तो न्यायपालिका के अंदर अगर कोई भी संशोधन कर रहा है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय बनाने हैं, या कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई संशोधन करना है, या राज्यों के हाई कोर्ट में कोई संशोधन करना है, संघ की न्यायपालिका में कोई संशोधन करना है, इस प्रकार का कोई भी न्यायपालिका से संबंधित संशोधन है तो वो राज्यों के अनुसमर्थन के बिना पारित नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी कथन जो है हमारे सत्य हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हम लेते हैं।
राज्यों के अनुसमर्थन से संशोधन के विषय कौन से हैं, और भी जो विषय हैं वो आपको बताने हैं। तो इनमें से पहला है संघ राज्य विधायी संबंध। अब संघ में यानी कि भारत संघ में केंद्र में और राज्य के अंदर अगर कोई संबंध है तो उसके अंदर संशोधन करना होगा, तो दोनों की सहमति आवश्यक होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची और सातवीं अनुसूची, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, चौथी अनुसूची और सातवीं अनुसूची। तो चौथी अनुसूची का जो संबंध है मैं आपको बता दूं, चौथी अनुसूची का जो संबंध है वो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संसद में संसद में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना रहेगा, इसके बारे में अगर संशोधन करना है तो वो चौथी अनुसूची के अंदर आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर जो है संघ राज्य संबंध भी आएगा, चौथी अनुसूची भी आएगी, सातवीं अनुसूची भी आएगी। सातवीं अनुसूची मैंने शक्तियों के बारे में बताई थी, और यहाँ पर सभी कथन हमारे जो है सत्य हो जाएंगे। मित्रों, आप इन प्रश्नों के आधार पर अपने नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये मेरे शॉर्ट नोट्स के आधार पर बने हुए हैं, और मैंने एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा है जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हो। इनके लिए मैंने बहुत मेहनत की है मित्रों। तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, आगे प्रमोट करें। जो भी आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और हमें सपोर्ट करते जाएं, इसमें कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 में अगर संशोधन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। अब जो संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, 368 है। इसके अंदर अगर हमें संशोधन करना है, 368 में भी अगर संशोधन करना है उसी अनुच्छेद में, तो किस प्रक्रिया से किया जाएगा? क्या साधारण से किया जाएगा, क्या विशेष से किया जाएगा, क्या विशेष प्लस राज्यों के अनुसमर्थन से किया जाएगा, या इसके अंदर संविधान संशोधन संभव नहीं है? आपको इसके बारे में हमें बताना है। जल्दी से आप अपना उत्तर जो है उसका चयन कर लीजिए। मैं अब उत्तर बताने वाला हूं। इसके अंदर अगर हमें संशोधन करना है तो वो हमें तीसरी प्रक्रिया से करना होगा, विशेष बहुमत एवं राज्यों का अनुसमर्थन। भूलना नहीं है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं बल्कि आपको रटाना है, आपको याद कराना है। 368 में अगर संविधान संशोधन करना है तो किस प्रक्रिया से करेंगे? तीसरी प्रक्रिया से करेंगे, जिसके अंदर राज्यों का अनुसमर्थन जरूर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, संविधान संशोधन के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। संविधान संशोधन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बहुत मोस्ट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस प्रश्न को लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो आप बताइए, संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या प्रस्ताव लाने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। चारों में से कौन सा कथन सत्य है? संशोधन किसी भी सदन में लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। संशोधन किसी भी सदन में ला सकते हैं। प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता जो है केवल और केवल धन विधेयक में होती है, और धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 109 के अंदर इसकी प्रक्रिया आती है, और 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा आती है। तो आप धन विधेयक अगर लाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या संविधान संशोधन को? नहीं लौटा सकता है, बिल्कुल नहीं लौटा सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के अंदर यह प्रावधान किया गया था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगर दोनों सदनों से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। क्या होता है? बाध्य होता है। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। वो न तो पुनर्विचार के लिए इसको भेज सकता है, न वो इसको निलंबन जो उसकी वीटो शक्ति है उसका उपयोग कर सकता है, न वो इसके ऊपर जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता, उसको अनुमति देनी है, वो बाध्य है इसके लिए। अगला है, दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर दोनों सदनों के अंदर मतभेद हो जाता है तो वो प्रस्ताव क्या हो जाता है? वो प्रस्ताव जो है मित्रों समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर साधारण विधेयक पारित किया जाता है, आप जब संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में आगे पढ़ेंगे और विधेयक के बारे में, तो उसके बारे में जो साधारण विधेयक बाकी के जो होते हैं
उनके बारे में 108 अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन संविधान के अंदर अगर संशोधन करना है और उसके अंदर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो यहां पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है 108 के तहत। यहां पर वो प्रस्ताव जो है वो क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधनों के बारे में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। पहला संविधान संशोधन 1951, भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण, ये बिल्कुल राइट है। भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत दिया गया था। सातवां संविधान संशोधन 1955, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बिल्कुल ये भी सही है। 24वां संविधान संशोधन, निर्वाचन विवादों को न्यायालय में चुनौती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है अगर पिछले प्रश्न में कि 24वां संविधान संशोधन 1971 जो है वो संविधान संशोधन है तो राष्ट्रपति बाध्य है, इसलिए लाया गया था। निर्वाचन विवादों को न्यायालय में चुनौती देने के लिए जो संशोधन लाया गया था वो था 39वां संविधान संशोधन 1975। तो यहां पर हमारा ये विकल्प गलत हो जाएगा। अगला है 31वां संविधान संशोधन 1973, यहां पर लोकसभा की सीटें 525 से 545 की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो यहां पर सही विकल्प होगा विकल्प 3। 24वां संशोधन जो है उसका संबंध किससे है, बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, उससे है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं देने का प्रावधान किया गया? अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया है। इसका सही जवाब होगा 39वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन 1975, 39वां संविधान संशोधन 1975। इसके अंदर जो है प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के जो निर्वाचन विवाद है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। ध्यान रहे, इनको आगे जाकर के 44वें संविधान संशोधन जो आया था 1978 में, मोरारजी देसाई सरकार इस संविधान संशोधन को लेकर आई थी। इसके तहत इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता थी निर्वाचन विवादों के मामले में उसको पुनः बहाल कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस प्रश्न को। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मित्रों 42वां संविधान संशोधन। कब लाया गया था? 1976 में लाया गया था 42वां संविधान संशोधन। इसको लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर दो नए अध्याय जोड़े गए थे, 4 क और 14 क। कौन कौन से? 4 क और 14 क। इसके अंदर दो नए अध्याय जोड़े गए थे और इसके अंदर 9 अनुच्छेद जोड़े गए थे, इसलिए इसको जो है लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अब 42वें के बारे में बहुत सारे प्रश्न हम बात करेंगे क्योंकि लघु संविधान है, बहुत इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का युग्म कौन सा था? यह प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आया होगा, शायद आपने इस प्रश्न को कहीं पर पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न को मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि अगर किसी दिन ये एग्जामिनर के दिमाग में आ गया और एग्जाम में आपसे पूछ लिया तो कहीं आपको अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ जाए। तो इसका सही जवाब का चयन कीजिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। चारों विकल्प में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, यानी कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय। लेकिन उस समय राष्ट्रपति कौन थे? क्या वीवी गिरी थे? क्या फखरुद्दीन अली अहमद थे? क्या एम हिदायतुल्लाह थे? क्या नीलम संजीव रेड्डी थे? मैं आपको बता दूं, एम हिदायतुल्लाह तो राष्ट्रपति नहीं बने थे, ये तो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे और ये उपराष्ट्रपति आगे जाकर के भारत के बने थे, तो ये तो यहां पर नहीं थे। अब मैं आपको बता दूं कि 1974 से 1977 तक जो राष्ट्रपति रहे थे वो रहे थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन रहे थे? फखरुद्दीन अली अहमद रहे थे 1974 से 1977 तक। और भारत के ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? पद पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये बात भी हमें याद रखनी है मित्रों। और उस समय 42वें संविधान संशोधन के समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रधानमंत्री कौन थी? प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये बात हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में असत्य कथन का हमें चयन करना है। असत्य कथन का प्रस्तावना में इस संविधान संशोधन में क्या क्या हुआ था? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना के अंदर एकमात्र संशोधन अब तक हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन था और इसके अंदर 3 बातें जोड़ी गई थी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद
भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाग 4 क जोड़ा गया था और भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था और वहां पर मौलिक कर्तव्य का प्रावधान इस अनुच्छेद में, इस संविधान संशोधन में किया गया था। यह मौलिक कर्तव्य जो है वो किस समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, ये आप जल्दी से मुझे कमेंट में जवाब दीजिए और बताइए कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर संविधान के अंदर जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को सलाह मानने हेतु बाध्य होने का प्रावधान इसके अंदर किया गया था। याद रहे, राष्ट्रपति को अनुमति, संविधान संशोधन की अनुमति देने के लिए जो बाध्य किया गया था वो 24वें संविधान संशोधन 1971 के अंदर किया गया था। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा किसके लिए किया था? संविधान संशोधन की अनुमति देने के लिए। लेकिन यहां पर बाध्य किसके लिए किया गया है कि अगर मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, कोई सुझाव दिया, तो राष्ट्रपति जो है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। इस बात का प्रावधान भी संविधान संशोधन में किया गया था और इसका सही जवाब होगा यहां पर सभी कथन जो है सत्य हैं। और मैंने आपसे पूछा था कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो वो समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। मित्रों आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में असत्य कथन बताना है। असत्य कथन एक बार फिर से आपने चयन करना है। संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है क्या? इसके अंदर क्या ऐसा प्रावधान किया गया था कि संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अगला है, संविधान में परिवर्तन करने की विधायी शक्ति पर परिसीमन नहीं है। यानी कि विधायी शक्ति जो है, यानी कि संसद की जो शक्ति है वो असीमित शक्ति है संविधान संशोधन करने की। वो रोज संविधान संशोधन कर सकती है, बैठे बैठे संविधान कर सकती है, लेटे लेटे संविधान कर सकती है। बिल्कुल ये एकदम सही था और इसके अंदर जोड़ा गया था। और उसके बाद अगला है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था क्या इसके अंदर? तो आपको याद होना चाहिए कि जो है इसके अंदर लोकसभा और विधानसभा की अवधि को भी बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। 1974 में आपातकाल इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और वो जो समय था वो इंदिरा गांधी जी की शक्ति की पराकाष्ठा थी। तो उस समय जो है लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि थी वो भी 6 वर्ष कर दी थी बढ़ा करके। तो ये भी कथन सत्य है। यहां पर असत्य जो कथन हो जाएगा वो ये हो जाएगा पहला, क्योंकि इसके अंदर प्रावधान किया गया था कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि इसमें लिखा गया है कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो यहां पर इसमें किया गया था कि न्यायालय में संविधान संशोधन को चुनौती नहीं दे सकते हैं, यह बात इसके अंदर जोड़ी गई थी। हालांकि इस बात को आगे जाकर के मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के अंदर अवैध घोषित कर दिया गया था, यानी कि रद्द कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में असत्य कथन आपको एक बार फिर से चयन करना है। देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जा सकता है वो राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है और वो पूरे राष्ट्र में लगता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंदर ये बात जोड़ी गई कि देश के किसी एक भाग में, किसी एक राज्य में, कहीं एक जगह पर भी 352 के तहत जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। इसके बाद इसमें जोड़ा गया कि अनुच्छेद 14 क में सिविल सर्वेंट्स के लिए न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई। ये भी बिल्कुल सही है। सदन में गणपूर्ति की सीमा समाप्त कर दी गई। आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 100 के अंदर अनुच्छेद 100 के अंदर ये प्रावधान है कि सदन के अंदर जो है गणपूर्ति 1/10 रहेगी। क्या रहेगी? 1/10 रहेगी। इस सीमा को जो है समाप्त कर दिया गया था कि अगर 5 व्यक्ति के, मैं प्रधानमंत्री हूं, कोई एक दूसरा मेरा गृह मंत्री है, 2-4-5 जने और आ गए तो भी हम बैठक कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान इसके अंदर कर दिया गया था जो कि बिल्कुल गलत था और आगे जाकर के 44वें संविधान संशोधन में जो है इसको समाप्ति कर दिया था। लेकिन 42वें के बारे में ये बिल्कुल सत्य कथन है। और अगला प्रश्न है कि आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति अनिवार्य की गई। इस पर आपको विचार करना है कि क्या यह प्रावधान इस संविधान संशोधन के अंदर किया था? जी बिल्कुल नहीं, यह असत्य कथन है। यह प्रावधान जो है यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर मोरारजी देसाई सरकार ने किया था। तो यह कथन यहां पर हमारा जो है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया। इसके बारे में सत्य कथन का चुनाव आपको करना है। यह 42वें संविधान
संशोधन के विरुद्ध लाया गया था। बिल्कुल सही बात। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह होने पर संशोधन किया गया। यानी कि पहले, इस संविधान संशोधन से पहले आंतरिक अशांति शब्द था कि अगर देश में कहीं आंतरिक अशांति है तो भी 352 के तहत जो है जो आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर इस संविधान संशोधन पर इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह लिखा गया कि सशस्त्र विद्रोह, अगर किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो वहां पर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये चीज इसके अंदर जोड़ी गई थी। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया। बिल्कुल एकदम सही बात है। ये संपत्ति का मूल अधिकार जो है पहले अनुच्छेद 31 और 19(1) के अंदर ये था। ये दो जगह पर संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। कहां पर? 300 क के अंदर। 300 क के अंदर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मित्रों यहां पर जो है सभी कथन क्या है? सभी कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44वां संविधान संशोधन 1978 के बारे में असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। असत्य कथन का आपको क्या करना है? चयन करना है, चुनाव करना है। सदनों की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। बिल्कुल सही बात। 42वें में क्या करी थी? 5 से 6 कर दी थी। इसमें क्या कर दी? 6 से वापस क्या कर दी? 5 कर दी। और आज भी क्या है? आज भी 5 ही है। राष्ट्रपति सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार लौटा सकता है किंतु दूसरी बार बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया था कि राष्ट्रपति जो है सलाह मानने हेतु बाध्य हैं। लेकिन इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति सलाह को एक बार लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन अगर सदन ने उस सलाह को संशोधन करके या बिना संशोधन करके कैसे भी वापस राष्ट्रपति को दे दिया तो दूसरी बार राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्य होगा। यानी यह भी कथन सत्य है। अगला है उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति आदि के निर्वाचन विवाद की अधिकारिता बहाल कर दी गई। मैंने आपको बताया था 39वां संविधान संशोधन 1975 के अंदर ये जो निर्वाचन विवाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता का प्रावधान किया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इस बहालता को क्या कर दिया गया? फिर से बहाल कर दिया गया है। अगला है राष्ट्रीय आपात मंत्री परिषद की लिखित सूचना पर लगाया जाएगा। इस कथन को ध्यान से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। राष्ट्रीय आपातकाल मंत्री परिषद की लिखित सूचना पर लगाया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल मंत्री परिषद की लिखित सूचना पर लगाया जाएगा। अगर आप इस कथन को सत्य मान रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहां पर मंत्री परिषद नहीं है, यहां पर मंत्रिमंडल शब्द है। मंत्रिमंडल शब्द है, ध्यान रहे। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे मंत्री परिषद के बारे में तो आपको मैं वहां पर बताऊंगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्री परिषद के अंदर जो है केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव सब होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के अंदर केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, दो ही प्रकार के मंत्री वहां पर होते हैं मंत्रिमंडल के अंदर। तो यहां पर जो शब्द है वो कौन सा है? मंत्रिमंडल है। अगर मंत्रिमंडल लिखित सूचना अगर दे दे राष्ट्रपति को तो वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो यहां पर असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया? किस अनुसूची में 10वीं अनुसूची किस संशोधन में जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें दल बदल रोकने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असुमेलित का आपको चयन करना है। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसका संबंध मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। क्या इसमें? बिल्कुल कर दी गई थी, एकदम सही है। ये राजीव गांधी सरकार इस संविधान संशोधन को लेकर आई थी 1989 में। 61वां संविधान संशोधन अपने को याद रखना है। 61 में 6 1 है, 21 में 2 1 है। 21 पहले 21 वर्ष से ऊपर के जो आयु के वर्ग जो युवक थे, युवतियां थी, वयस्क थे, वही वोट डालते थे। लेकिन यहाँ पर जो है घटा करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 65वां संविधान संशोधन का संबंध अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग से है क्या? बिल्कुल है। राष्ट्रीय एसटी एससी जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, ये पहले सम्मिलित रूप में एसटी एससी का एक ही आयोग था, बाद में इसको अलग अलग कर दिया गया। तो ये जो बनाया गया था राष्ट्रीय आयोग, ये 65वां संविधान संशोधन 1990 में बनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध पदोन्नति में आरक्षण से है क्या? और 74वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध नगरीय स्वशासन से है क्या? बिल्कुल है।
74वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन जब आप जो है पंचायत राज पढ़ते हो तो वहां पर आपको ये पढ़ने के लिए मिलते हैं। 73वें के अंदर पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, बल्कि 73वें के अंदर जो है वो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के बारे में इसके अंदर बताया गया है, यानी कि ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। तो हमारा विकल्प हो जाएगा विकल्प 3, ये यहां पर असत्य कथन है। अगला है, किस संविधान संशोधन में 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को कि कौन से संविधान संशोधन में अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का प्रावधान किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 था। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन 2002 था। इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क के अंदर, जहां आपने अभी मूल कर्तव्य की बात की थी, यहां पर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इन 3 जगहों पर इस बात का उल्लेख किया गया कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। कहां कहां पर? 21 क, अनुच्छेद 45 यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व है और 51 का यहाँ पर मूल कर्तव्य है। इन 3 जगहों पर, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में और मूल कर्तव्य, 3 जगह पर यह बात जोड़ी गई थी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। और ये किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? इसके अंदर दल बदल करने पर संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दी गई। बिल्कुल, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल से संबंधित थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के अंदर बताया गया कि अगर पूरा का पूरा दल का विलय हो जाता है, किसी दूसरी पार्टी के अंदर चला जाता है, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो बसपा पार्टी के 6 विधायक थे इस विधानसभा के अंदर, वो 6 के 6 विधायक कांग्रेस पार्टी की जो सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली थी, तो यहां पर उनकी निरर्हता नहीं मानी गई थी, उनको अयोग्य नहीं माना गया था, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा जो दल था उसका विलय हो गया था। अगर आप अपने आसपास की घटनाओं से, समसामयिक घटनाओं से अगर जो है पॉलिटी को जोड़कर देखेंगे, समझेंगे और अपने दैनिक दिनचर्या में काम में लेंगे, तभी आपको पॉलिटी जो है समझ में आएगी और लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगी। वरना तो आप इसको बार बार पढ़ते ही जाओ, आपको हर बार ऐसा लगेगा कि आपको ये तो पता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे और इन कथनों को जब आप पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं चूक जाओगे। तो याद रहे, इस संविधान संशोधन में जोड़ा गया कि संपूर्ण दल के विलय को मान्यता है। अगली बात इसके अंदर जोड़ी गई कि मंत्रिपरिषद जो है उसका आकार न्यूनतम 15% होगा, न्यूनतम 15% होगा। इस कथन पर विचार करना है हमें। अगला है, जहां सदन की संख्या 40 या कम है वहां अधिकतम 12 मंत्री होंगे। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जहां पर जो है किसी विधानसभा में मान लीजिए 40 से कम सदस्य हैं या 40 तक हैं, तो वहां पर जो है कितने मंत्री होंगे? तो वहां पर 12 मंत्री होंगे, अधिकतम 12 मंत्री होंगे। लेकिन ये जो तीसरा कथन है कि मंत्रिपरिषद का आकार न्यूनतम 15% किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत जवाब है। ये न्यूनतम नहीं है, ये अधिकतम है, न्यूनतम नहीं है। क्या है ये अधिकतम है। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया। पहले क्या होता था कि खूब कोई भी सरकार होती थी वो खूब सारे मंत्री बना देती थी। अगर कहीं पर 100 सदस्य किसी विधानसभा में है तो 80 को मंत्री बना देते थे, 70 को मंत्री बना देते थे, अपने जितने भी सदस्य होते थे विधान अपनी पार्टी के सबको मंत्री बना देते थे। इससे जो है राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था। तो इस संविधान संशोधन के अंदर प्रावधान किया गया कि भैया जो तुम्हारा सीएम है या पीएम है उसके सहित उसके अतिरिक्त नहीं, इस बात को ध्यान रहे, उसके अतिरिक्त नहीं, उसके सहित 15%, अधिकतम 15%, कुल संख्या का 15% ही मंत्री रहेंगे। यानी कि अगर संख्या 100 है, जैसे कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो 200 विधानसभा का 15% यानी कि 30, यानी कि मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं राजस्थान के अंदर, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये बात इसके अंदर जोड़ी गई। तो यहां पर असत्य कथन का चयन करना था, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर न्यूनतम लिखा हुआ है, जबकि यहां पर होना क्या चाहिए था? यहां पर अधिकतम होना चाहिए था। 29वां प्रश्न है,
97वां संविधान सुमेलित करना है हमें। 97वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, 99 का संबंध किससे है, 100 का संबंध किससे है, 101 का संबंध किससे है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आरएस 2021 के अंदर प्री एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। हाल ही के अंदर जो संविधान संशोधन हुए थे, जो लास्ट के संविधान संशोधन थे, अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो अंत के जो संविधान संशोधन थे ये उसके अंदर दे दिए थे और हमें वो सुमेलित करने थे कि इसके अंदर जो है किस प्रकार से कौन सा संविधान संशोधन था। तो मैं आपको बता दूं 97वां संविधान संशोधन जो था वो सहकारी समितियों से संबंधित था। इसका सहकारी समितियों से संबंध, सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक मान्यता इसके अंदर दी गई थी। 99वां संविधान संशोधन जो था वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कोलेजियम विधि से उनका चयन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जब हम आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये बात बताऊंगा। यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने 2014 के अंदर ये संविधान संशोधन किया और इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। लेकिन इसको बाद में जो है 2015 के अंदर जो है न्यायमूर्ति जे एस केहर की जो बेंच थी उसने इसको जो है क्या कर दिया था, बाद में रद्द कर दिया था। लेकिन इस संविधान संशोधन का संबंध किससे है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से है। 100वें संविधान संशोधन का संबंध भारत बांग्लादेश के मध्य स्थानों का आदान प्रदान से है। भारत और बांग्लादेश ने जो था, कुछ क्षेत्र भारत के बांग्लादेश में थे, कुछ बांग्लादेश के भारत में थे, तो इनका आदान प्रदान किया था भारत ने 100वां संविधान संशोधन के द्वारा। और मैंने आपको यह शुरू में बता दिया था कि जब सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, इस प्रकार का जो संविधान संशोधन होता है वो किस संविधान संशोधन के तरीके से होता है, तो वो पहली प्रक्रिया उसके अंतर्गत आती है साधारण प्रक्रिया, जिस प्रकार का संविधान संशोधन किया जाता है। और 101वां जो था वो किससे संबंधित था, वो जीएसटी से संबंधित था। जीएसटी का जो प्रावधान किया गया था 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत इसका संविधान संशोधन किया था। तो एक में बी कहाँ है, एक में बी इसमें और इसमें है, दो में ए इसमें और इसमें है, यानी ये दोनों तो उत्तर नहीं है, ये दोनों बचे। इसके अंदर 3 में डी कहाँ है, 3 में डी इसमें, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 4 में सी तो है ही सही। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका सही उत्तर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ये भी हमें सम्मिलित करता है 102वां संविधान संशोधन का। ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप 30वें और 31वें प्रश्न को। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। सारे के सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, बहुत मेहनत के द्वारा ये प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं लग रही है, यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही है। 102वां संविधान संशोधन 2018 का संबंध किससे है, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 का संबंध ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा इसके तहत दिया गया था। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये हो जाएगा सुमेलन इसका। 103 का संबंध किससे है, 103 का संबंध ईडब्ल्यूएस से है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का प्रावधान 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। 104वें का संबंध किससे है, तो 104वें का संबंध आंग्ल भारतीयों की लोकसभा सीटों से है। मित्रों, आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि पहले इस संविधान संशोधन से पहले 2 सीटें जो थी वो आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित थी, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 को जो है इस 2 सीटों को, इन 2 सीटों को जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। तो इसका संबंध किससे होगा, आंग्ल भारतीयों की लोकसभा सीटों से होगा। और 105 का संबंध किससे है, तो ये ओबीसी वर्ग की सूची बनाने का अधिकार जो है किसको दे दिया गया, राज्यों को दे दिया गया। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ओबीसी वर्ग में कौन कौन सी जातियां रहेगी, इसकी जो सूची बनाई जाती थी वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती थी केंद्र सरकार की सिफारिश पर। लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा ये अधिकार किसको दे दिया गया है, ये अधिकार जो है राज्यों को दे दिया गया है कि राज्य अपने राज्य स्तरीय कार्यों के लिए जो सूची बनाएगी वो अपने खुद के स्तर पर बना सकती है। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर के जो काम होंगे, यानी कि केंद्रीय नौकरियां होगी, वहां की जो सूची बनेगी वो आज भी राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इसका संबंध जो है वो ओबीसी वर्ग से है। तो यहाँ पर 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी, 4 में डी, तो यहाँ पर विकल्प जो सी है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 368 है। 368 के अंदर संशोधन किस प्रक्रिया से होता है, तो विशेष और राज्यों के अनुसमर्थन से होता है। तो आप बताइए कि इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, 2 बार, 1 बार, 4 बार या 3 बार, कितनी बार इसमें संशोधन हुआ है। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा इसमें अब तक 3 बार संशोधन हुआ है। 3 बार कब कब हुआ है ये भी मैं आपको बता देता हूं। 7वां संविधान संशोधन 1955 के अंदर हुआ था पहली बार।
इसके अंदर। और दूसरी बार जो हुआ वो हुआ था 24वां संविधान संशोधन 1971। मैंने आपको पहले भी बताया है 24वां का मतलब, 24वां में क्या किया गया था। 24वें में बताया गया था कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन की अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। उसके बाद अगला संविधान संशोधन हुआ वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके अंदर जो है क्या बात जोड़ी गई थी, इसके अंदर जोड़ी गई थी कि जो संसद है उसको संशोधन की शक्ति क्या है, असीमित है और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसको बाद में किस संविधान संशोधन में निरस्त कर दिया था, इसको 44वें में निरस्त कर दिया था। यह बात आपको याद रखनी है। 3 बार इसके अंदर संशोधन हुआ है अब तक। और अंतिम प्रश्न हम देखते हैं, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय तो हो ही सकता है, लेकिन किस संविधान संशोधन में यह जोड़ा गया कि 2 से अधिक, यानी कि 1 से अधिक या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, और वो वर्तमान में है भी सही। तो बताइए वो किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया था 7वें संविधान संशोधन 1955 में यह बात जोड़ी गई थी। तो ये था मित्रों संविधान संशोधन से संबंधित सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। इसके अलावा कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बचता है जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हो। बहुत मेहनत के बाद ये आपके सामने ये प्रश्न हम आपके सामने ला पाते हैं। काफ़ी कीमती समय हमें भी आपके लिए देना पड़ता है, और ये इसलिए दिया जा रहा है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारे पास जो जो सोर्स है, वो बिना फीस के आपके काम आ सके। और मित्रों इसलिए आपको हमें सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को प्रमोट करना है, सब्सक्राइब करना है। मित्रों जरूर आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या नहीं देनी पड़ रही है, यहाँ आपको फीस नहीं देनी पड़ रही है। इस बात का आप ध्यान रखें। बस आपका सब्सक्राइब और प्रमोट करना ही हमारी फीस है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही। अगला टॉपिक लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा, और अगला पॉलिटी का जो टॉपिक होगा वो होगा संविधान का मूल ढांचा। संविधान का मूल ढांचा, ये टॉपिक आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये परीक्षाओं में होते हैं, और आप जो कई सारी किताबें पढ़ने के बावजूद भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं मित्रों, तो इसके लिए मैं आपके लिए ये प्रश्न, ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ये एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ। बस आप हमें सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।